नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर एक हॉट टॉपिक रहा है यूपीएससी के लिए हमेशा से ही। इससे यूपीएससी ने हर साल भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं और इन्हीं में से एक टॉपिक है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि बिजनेस लाइन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ग्लोबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, इन्होंने ये कहा है इंडिया में कुछ क्रॉप्स को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो दी गई है, लेकिन फिर भी आप इन क्रॉप्स को उगा नहीं सकते। यहाँ पे बात हुई है जीएम ब्रिंजल और मस्टर्ड की, और जिस कमेटी ने इसको अप्रूवल दी है वो है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर आती है। लेकिन इस सभी के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं यूपीएससी इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। इस वीडियो को देखने के बाद ना केवल आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, साथ के साथ आप अपने मेंस के क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें। सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है अबाउट जीएम मस्टर्ड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सेकंड क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के ऊपर, जहां पे यूपीएससी ने आपसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है और इसको भी आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में ना केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको अल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे, बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyias.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyias.com पे जाके। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा, इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आइए जानते हैं कि ये जीएम क्रॉप क्या होते हैं। देखिए, अमूमन जो हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स की, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम सेम वैरायटी के प्लांट्स को ही यूज़ करते हैं, या जो क्लोजली रिलेटेड हो उन्हीं के जीन्स को आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। लेकिन जीएम क्रॉप्स में हम बायोटेक्नोलॉजी के सहारे नए जीन्स ऐड करते हैं प्लांट के अंदर, जिससे वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकें, हर्बिसाइड टॉलरेंट हो सकें और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इन्हेंस हो। अब जैसा कि आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, तो इसके कारण कई बार हम ड्रॉट रेजिस्टेंस जीन्स भी ऐड करते हैं इन क्रॉप्स में। जो आपके ट्रेडिशनल मेथड है वहां पर आप क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स को ही इंटरब्रीड करवाते हैं। वेराज अगर बात की जाए जीएम क्रॉप्स की, तो यहाँ पे आप ना केवल प्लांट्स के जीन्स को यूज कर सकते हैं, बल्कि आप यूज कर सकते हैं किसी बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स के जीन्स को भी, जिससे आप डिजायर चेंज ला सके अपनी क्रॉप में। अब बात की जाए इंडिया में जीएम क्रॉप की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002 में इंडिया ने अप्रूवल दी थी बीटी कॉटन को, जिसका पूरा नाम है बैसिलियस थ्रिंजाइसिस कॉटन। हुआ ये था कि 2000 में कुछ किसानों ने इलीगली उगाने लग गए थे इस बीटी कॉटन को, तो जिस वजह से गवर्नमेंट ने 2002 में इसको अप्रूवल दे दिया था। अब इंडिया में जितने भी एरिया में कॉटन कल्टीवेट होती है, उसके लगभग 95% एरिया में आपको ये क्रॉप मिलती है। इसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का मॉनिटोरियम लगा दिया था सभी तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे। अब ये मॉनिटोरियम खत्म हो चुका है और इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ क्रॉप्स को अप्रूवल दिया है। ऑल्दो फूड क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए अभी भी कमर्शियली अप्रूवल नहीं मिला है, मतलब आप अभी भी
कॉटन जैसी चीज़ों के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें खाने पीने की हैं उनमें अभी भी गवर्नमेंट कमर्शियल लेवल पे आपको उगाने की परमिशन नहीं देती है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में बीटी ब्रिंजल, जीएम मस्टर्ड और पोटैटो, जो कि एक प्रोटीन रिच वैरायटी है पोटैटो की, इनको इलीगली उगाया जा रहा है इंडिया में। ऑल्दो कोशिश ये की गई थी कि बीटी ब्रिंजल को हम 2010 में इंट्रोड्यूस कर सके कमर्शियल लेवल पर, लेकिन कॉमन पब्लिक के आउटक्राई के कारण हमने इस प्रोसेस को रोक दिया। उसके अलावा जो आपकी जीएम मस्टर्ड है उसे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन ये अभी भी हम कमर्शियल लेवल पे उगा नहीं रहे हैं। आइए अब देखते हैं किस तरह के बेनिफिट मिल सकते हैं अगर हम जीएम क्रॉप को यूज करें। अब जो आपकी जीएम क्रॉप्स होती हैं उनमें हम इस तरह से जीन्स को ऐड कर सकते हैं कि जो आपकी फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इन्हांस हो सकती है, तो जिसकी वजह से जो इंडिया की माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो हम एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार शॉर्टर लाइफ स्पैन के कारण जो आपकी क्रॉप है वो खराब हो जाती है और जिसकी वजह से किसानों को बहुत सा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन अगर हम जीएम क्रॉप्स को यूज करें तो हम शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं इन क्रॉप्स की। तीसरा बेनिफिट इसका यह है कि हम कम लैंड से ही ज़्यादा क्रॉप को उगा पाएंगे, क्योंकि इन जीएम क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है एज कंपेयर टू आपकी नॉर्मल क्रॉप काफ़ी हाई रहती है, जिससे जो हमारी जो पॉपुलेशन है इसकी हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्रॉप ना केवल पेस्ट रेजिस्टेंट है बल्कि हर्बिसाइड टॉलरेंट भी है, जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज के कारण हम क्रॉप पे इम्पैक्ट देख रहे हैं हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करें। आइए अब बात करते हैं इश्यूज की। अब जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनकी मार्केट ढूंढने में हमें परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं इनको यूरोपियन मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो जिसकी वजह से हमें नई मार्केट ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कई बार ये इंसानों में एलर्जी और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम कर सकती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इसके अलावा इनके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेंगे ह्यूमन हेल्थ पे, इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है, तो इसकी वजह से हम अनइंटेंशनली साइड इफेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। अब जो हम इनमें जीन्स ऐड करते हैं तो इसकी वजह से जो सुपर बग्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बग्स हैं या जो आपके पेस्ट हैं ये भी अपने आप को इवॉल्व करेंगे और इससे फर्दर डिक्लाइन कर सकती है आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा किसानों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाती हैं उन्होंने लिमिटेड राइट्स ही दे रखे हैं। मतलब आप एक बारी की अपनी क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं सीड्स को अगली क्रॉप के लिए आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमूमन इनमें टर्मिनेटिंग जीन्स भी हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बार आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हुई, मतलब एक बारी आपकी क्रॉप प्रोड्यूस हुई, उसके बाद आप सेम सीड को यूज़ नहीं कर सकते फिर से अपनी क्रॉप को उगाने के लिए। तो इस वजह से किसानों को इससे भी बहुत इशू है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम जीएम क्रॉप्स को प्रमोट नहीं करते हैं इंडिया में। अब इसके कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर भारत इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज को रजिस्ट करता रहा तो भविष्य में हम वर्ल्ड की इस दौड़ से बाहर हो सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी जो क्रॉप है इनकी यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस और शेल्फ लाइफ के ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है एक ट्रांसपेरेंट, साइंस बेस्ड एंड इफेक्टिव बायोसेफ्टी लॉ की, जिससे हम रेगुलेट कर सके इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन को, ताकि हम अपनी कंट्री की ना केवल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें बल्कि हम अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस कर सकें। क्लाइमेट चेंज एक आने वाली रियलिटी है और इससे जूझने के लिए हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। साथ के साथ गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हम क्रॉप इंट्रोड्यूस करें उसे एक कैलकुलेटिव मैनर में इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम इनके बारे में अपनी नॉलेज को और अच्छे से इन्हेंस कर सकें और उसी बेसिस पे हम डिसीजन लें कि कौन सी क्रॉप को हमें उगाना चाहिए और कौन सी क्रॉप को हमें उगाना नहीं चाहिए। आज की वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि यूएन की कौन से कन्वेंशन के अंडर डिफाइंड है आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।